हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और ये वक्त हो चला है हम लोगों के लिए आज की ताजा तरीन खबरों का, यानी कि सीपीआर करंट पल्स रेडियो का। 10 बज चुके हैं और आ गया हूं आप लोगों के बीच में आज की ताजा तरीन खबरों को लेके। कई ट्रेनें ऐसी हैं जो एक दिन बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही हैं और ये सारी खबरें मैं आप लोगों के पास लेकर आता हूं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। भारत में धुंध से होने वाली ट्रेनों की देरी को क्यों नहीं टाला जा सका है। कई सारी ट्रेनें जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी शामिल हैं जो कि लेट हो रही हैं। भारत सरकार का दावा है कि साल 2023-24 के बजट में उसने रेलवे को 2,40,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि साल 2013-14 में यूपीए सरकार के दौरान दी गई रकम से 9 गुना ज्यादा है। लेकिन इसके बाद भी मुसाफिरों को अब तक कोहरे से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। कोहरे का असर उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों के साथ साथ पूर्व और पश्चिमी भारत में भी देखा जा सकता है। केंद्र सरकार इस समस्या का हल निकालने के लिए हर साल कम डिमांड वाली ट्रेनें रद्द करके अहम ट्रेनों को समय पर चलाने की कोशिश करती है। उत्तर रेलवे ने बीते नवंबर में ही एहतियातन 62 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया था। इसके साथ ही 46 अन्य ट्रेनों के फेरे कम किए गए थे और 6 ट्रेनों को निर्धारित रूट से कम दूरी तक चलाने का फैसला किया गया था। 13 जनवरी को नई दिल्ली से चलने वाली 12394 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 27 घंटे से भी ज्यादा लेट होकर 15 जनवरी को पटना पहुंची है। 13 जनवरी की 12314 सियालदह राजधानी ट्रेन नई दिल्ली से चलकर 24 घंटे से भी ज्यादा देरी से 15 जनवरी को सियालदह पहुंची है। इसी दिन की 12302 हावड़ा राजधानी ट्रेन भी 23 घंटे की देरी से 15 जनवरी को हावड़ा पहुंची है, जबकि 13 जनवरी की नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी ट्रेन 22 घंटे से भी ज्यादा देरी से 15 जनवरी को राजेंद्र नगर पटना पहुंची है। भारत में इस तरह के एहतियातन कदम रेलवे के अन्य जोन में भी उठाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दर्जनों ट्रेनें इस साल भी कोहरे के मौसम में घंटों की देरी से चल रही हैं। इनमें राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं। 13 जनवरी को नई दिल्ली से जयनगर के बीच चलने वाली 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से करीब 24 घंटे की देरी से वो चल रही है। 12368 विक्रमशिला एक्सप्रेस 13 जनवरी को दिल्ली के आनंद विहार से चलने वाली 15 जनवरी को करीब 24 घंटे की देरी से भागलपुर पहुंच रही है। इसी दिन 12304 नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलने वाली पूर्वा एक्सप्रेस भी करीब 24 घंटे की देरी से मंजिल तक पहुंची है। ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक क्यों? कोहरे के दौरान भारतीय रेल में पटरी पर ट्रेनें अपनी निर्धारित गति से क्यों नहीं चल पाती हैं? इसका सीधा सा जवाब यह है कि हर ट्रेन को पटरी के किनारे मौजूद सिग्नल के मुताबिक चलना होता है। कोहरे के दौरान विजिबिलिटी कम होने से इन सिग्नल को देखना ट्रेन के पायलट के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे में अगर किसी सिग्नल में लाल बत्ती जल रही हो तो पायलट करीब पहुंचकर ही उसे देख पाएगा और फिर उसके लिए समय पर ब्रेक लगाना मुश्किल होगा। ऐसे में कोहरे की वजह से कभी भी बड़ा रेल हादसा हो सकता है, इसलिए कोहरे के मौसम में ट्रेन की अधिकतम गति सीमा काफी कम कर दी जाती है। इससे ट्रेनें देरी से अपनी मंजिल तक पहुंच पाती हैं। अगर रेलवे के किसी रूट पर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम हो, यानी 2 स्टेशनों के बीच एक समय में केवल एक ट्रेन चल रही हो, तो ट्रेन को अधिकतम स्पीड में चलाया जा सकता है क्योंकि ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन होगी। लेकिन भारत में एक के पीछे एक ट्रेनें चलती हैं, यानी ट्रेनें सिग्नल से सिग्नल के बीच चलती हैं। ऐसी स्थिति में एक ट्रेन लेट चल रही हो तो उसके पीछे की सभी ट्रेनें भी लेट हो जाती हैं। इसलिए कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से रूट की सभी ट्रेनों पर असर पड़ता है, यानी कोहरे का व्यापक असर रेलवे की कई ट्रेनों को सीधा प्रभावित करता है। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार कहते हैं, एक बार लेट हो जाने के बाद अगर ट्रेनें ऐसे इलाके में आ जाती हैं जहां कोहरे का असर नहीं हो तो भी हमारे पास उस टाइम को मेकअप करने का ज़्यादा समय नहीं होता है। उनके मुताबिक अगर दिल्ली से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन लेट हो जाए तो इस देरी को कम करने के लिए महज आधे घंटे का समय होता है, जबकि 2.5 घंटे की फ्लाइट के पास करीब 45 मिनट समय ऐसा होता है जिसमें फ्लाइट की देरी की हो मेंटेन कर समय पर लैंडिंग हो सकती है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत में कोहरे की वजह से मुसाफिरों को हर साल होने वाली इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? फॉग सेफ्टी डिवाइस। भारतीय रेल में कुछ सालों से फॉग यानी कोहरे मौसम में ट्रेनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल शुरू किया गया है। इसका मकसद कोहरे के मौसम में ट्रेनों के परिचालन को सुरक्षित रखना है। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार के मुताबिक उत्तर रेलवे से गुजरने वाली करीब 1200 ट्रेनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाए गए हैं। ये डिवाइस इंजन में लगाया जाता है जो लोको पायलट को बताता है कि रूट पर कितनी दूरी पर सिग्नल है। फिर ड्राइवर सिग्नल देखकर ट्रेन की गति या उसमें ब्रेक लगाना तय करता है। दरअसल फॉग सेफ्टी डिवाइस लोको पायलट को बताता है कि रूट पर आगे कितनी दूरी पर रेलवे का अगला सिग्नल है। पायलट के लिए ट्रैक पर हर सिग्नल देखना जरूरी है और कोहरे के मौसम में विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेन को धीमा रखकर ही सिग्नल को सावधानी से देखना होता है।
इसी जनवरी महीने की रेल मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक इस साल भारतीय रेल में करीब 20,000 फॉग पास डिवाइस का इस्तेमाल हो रहा है। दावा किया गया है कि इसका मकसद कोहरे के मौसम में ट्रेन सेवा को भरोसेमंद बनाना, ट्रेनों को समय पर चलाना और मुसाफिरों की सुरक्षा है। हालांकि इस डिवाइस से ट्रेनों को समय पर चला पाना बहुत संभव होता नहीं दिखता है। रेलवे बोर्ड के पूर्व मेंबर ट्रैफिक देवी प्रसाद पांडे के मुताबिक धुंध की वजह से ट्रेनों के सही परिचालन का एकमात्र उपाय कैब CAB सिग्नलिंग सिस्टम है। इसमें पायलट को ट्रैक के किनारे लगे सिग्नल नहीं देखने होते हैं। ये एक मशीन के जरिए लोको पायलट को ट्रैक और रूट के सिग्नल की जानकारी देता है। हालांकि इसकी भी अपनी एक सीमा है। दरअसल रेलवे में एक ही रूट के अलग अलग सेक्शन पर अलग अलग वजहों से ट्रेनों की गति सीमा तात्कालिक रूप से भी निर्धारित होती है। इसके लिए रूट पर कई जगहों पर पटरी के किनारे लिखित रूप में भी गति सीमा की सूचना दी जाती है। इसके पीछे ट्रैक मेंटेनेंस, जमीन का किसी वजह से कमजोर होना, पटरी के आसपास कोई निर्माण कार्य चलना या किसी वजह से ट्रैक के आसपास भीड़ की मौजूदगी भी हो सकती है। कई बार रेलवे फाटक के पहले सीफा यानी CT फाटक लिखा होता था, जिसे देखकर लोको पायलट को ट्रेन की सीटी बजानी होती थी। ऐसी स्थिति में कैब सिग्नलिंग सिस्टम की अपनी सीमा है। सर्दियों के मौसम में कई बार विजिबिलिटी 20-30 मीटर या उससे भी कम रह जाती है। ऐसे में ट्रेनों को ज़्यादा रफ्तार देना हादसे की वजह बन सकता है। बेहतर तकनीक, ऐसा नहीं है कि कोहरे का असर केवल भारत के कुछ इलाकों में सर्दियों के दौरान देखने को मिलता है। ये कोरिया, जापान और चीन जैसे तकनीकी तौर पर विकसित देशों के अलावा यूरोप में भी खूब देखने को मिलता है। लेकिन वह सिग्नलिंग की बेहतरीन तकनीक के सहारे ट्रेनों का परिचालन होता है। रेलवे बोर्ड के पूर्व मेंबर ट्रैफिक गिरीश पिल्लई कहते हैं, दुनिया भर में सिग्नलिंग की जो आधुनिक तकनीक अपनाई गई है, कोहरे के मौसम के लिए वही तकनीक काम कर सकती है। अलग अलग देशों में इसका नाम अलग अलग है। भारत में भी ऐसी एक तकनीक पर काम चल रहा है। दरअसल इस तकनीक में एक मशीन रेलवे ट्रैक पर मौजूद सिग्नल के पास लगी होती है और एक इंजन या मोटर कोच में। ये लोको पायलट को GPS जैसी तकनीक के जरिए सिग्नल की जानकारी वास्तविक समय में या लाइव मुहैया कराता है। यानी ये एक तरह का ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम है, जो ट्रेन को, पायलट को इंजन में ये जानकारी देता है कि आगे का सिग्नल लाल, हरा या पीला है। यानी इससे पायलट को ट्रैक के किनारे लगे सिग्नल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये सिस्टम कोहरे के समय में भी काम आ सकता है। ये तकनीक अलग अलग ट्रेनों में लगी होती है। इससे एक ही ट्रैक पर अगर चलती हुई दो ट्रेनों के बीच में दूरी कम हो जाए और वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाएं तो उसमें ब्रेक लग जाता है और ट्रेनों के टक्कर को रोका भी जा सकता है। भारत में रेल हादसों को रोकने के लिए जिस एंटी कॉलिजन तकनीक को अपनाया गया है उसका नाम कवच है। ये भारत की बनाई गई अपनी तकनीक है। इसमें एक ही ट्रैक पर अगर दो ट्रेनें मौजूद हों तो ये सिस्टम करीब 2 किलोमीटर पहले ही ट्रेन के पायलट को इसकी सूचना दे देता है। इस तरह से लोको पायलट ट्रेन को समय पर ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक सकता है। ये सिस्टम रूट पर आगे रेड, ग्रीन या येलो सिग्नल की जानकारी भी लोको पायलट को देता है। यदि लोको पायलट ट्रेन की ब्रेक न लगाए तो भी ये सिस्टम सुरक्षित दूरी पर ट्रेन को खुद ब्रेक लगा देता है। साल 2022 में रेलवे ने इस सिग्नलिंग को अपनाने की घोषणा की थी। रेलवे के मुताबिक पिछले साल के बजट में इसके लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। भारतीय रेल करीब 68,000 रूट किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेलवे की योजना इस सिस्टम को शुरू में 34,000 रूट किलोमीटर पर लगाने की है, जिसमें हर साल करीब 4 से 5,000 रूट किलोमीटर पर यह सिस्टम लगाए जाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए भारतीय रेल के करीब 8,000 इंजनों में भी कवच की मशीन लगाई जानी है। यानी फिलहाल जब तक भारत में कोहरे के असर वाले इलाकों में तकनीक नहीं लगाई जाती तब तक मुसाफिरों और रेल की समस्या कम होने की संभावना भी कम ही दिखती है। अगली खबर आप लोगों के पास लेकर आया हूं अमेरिका के चुनावों से रिलेटेड। ट्रंप की धमाकेदार जीत से शुरुआत, क्या उन्हें फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बनाएगी? आयोवा कॉकस के इतिहास में शायद पहली बार ये सबसे कम चौंकाने वाली जीत रही है। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए पहले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा जीत दर्ज की है। महीनों से इस मतदान के परिणामों को अंदाजा लगाया जा रहा था और आखिर में ऐसा ही हुआ। मतगणना के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने एक तरफ बढ़त बनाए रखी और मंगलवार की रात को उनकी जीत के बाद कड़ाके की ठंड में उनके समर्थक इस जीत का जश्न मना रहे थे। ट्रंप के मुख्य प्रतिद्वंदी निकी हेली, रॉन डेंस्टिस और उनकी विचारधारा से मिलते जुलते विवेक रामास्वामी कहीं भी उन्हें चुनौती देते नहीं दिखाई दिए। उनके वोट विभाजित भी नहीं दिखाई दिए। दूसरे ओर उनके प्रतिद्वंदी विवेक रामास्वामी ने घोषणा कर दी कि वो चुनाव से पीछे हट रहे हैं और न्यू हैम्पशायर में मंगलवार को ट्रंप का समर्थन करेंगे। यहाँ आयोवा के परिणामों को करीब से देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि व्हाइट हाउस की दौड़ में ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। आयोवा में ट्रंप को मिली ऐतिहासिक जीत बहुत ही विशाल है।
उन्होंने आयोवा की 99 काउंटी में से सबसे अधिक वोट हासिल किए, जबकि सिर्फ एक काउंटी में एक वोट से हारे। आयोवा में कोई भी 12 पॉइंट से ज़्यादा बढ़त नहीं बना पाया था, जबकि ट्रंप ने 30% के अंतर से बढ़त बनाई और पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज की। सभी लोगों की वोटों की गिनती की गई और ट्रंप को 51%, डेसेंटिस को 21% और हेली को 19% वोट मिले। आयोवा में जिस तरह से मतदान हुआ वो इस बात का उदाहरण है कि ट्रंप क्यों अब तक पार्टी की चुनावी राजनीति में बाजी मार रहे हैं। बीबीसी के अमेरिका में साझेदार CBS न्यूज़ के मुताबिक पार्टी के अधिकतर लोगों का विश्वास है कि अभी भी ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जुमले बने हुए हैं। ट्रंप की जीत पर समाज के सभी वर्गों का योगदान लगभग बराबर ही रहा है। उन्हें युवाओं, बुजुर्गों, पुरुषों और महिलाओं सभी का पुरजोर समर्थन मिला है। वे धुर दक्षिणपंथी मतदाताओं का वोट लेने में भी सफल रहे हैं जो 2016 से उनसे दूर रहे थे। अमेरिका में आमतौर पर राष्ट्रपति चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों को लोग भूल जाते हैं। हारे हुए उम्मीदवार कभी भी दोबारा कमबैक नहीं कर पाते, लेकिन आयोवा की जीत ने दिखा दिया कि रिपब्लिकन पार्टी में अब भी ट्रंप की खासी धाक है। ट्रंप की जीत क्यों है खास? रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ट्रंप की ताकत और मौजूदगी पर कभी भी किसी को कोई संदेह नहीं रहा, लेकिन आयोवा में मिली जीत अमेरिकी राजनीति के हिसाब से असाधारण है। 3 साल पहले ट्रंप ने राष्ट्रपति का पहला कार्यकाल विवादों के बीच खत्म किया था। 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर उनके समर्थकों का हुड़दंग अमेरिकी इतिहास का सबसे दुखद हिस्सा बन चुका है। उस दंगे के लिए ट्रंप पर 2 आपराधिक मामले चल रहे हैं। जब आयोवा में मिली जीत के बाद उन्होंने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है, लेकिन अब भी ट्रंप को पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए कड़ा संघर्ष करना है। अगले हफ्ते उन्हें न्यू हैम्पशायर प्रांत में निकी हेली जैसे ताकतवर प्रतिद्वंदी से 2 हाथ करने हैं। न्यू हैम्पशायर से आ रहे ताज़ा सर्वेक्षणों में ट्रंप की लीड अब 10% से भी कम रह गई है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ट्रंप अब भी सबसे प्रबल दावेदार हैं। आयोवा में कोई चुनौती देने वाला नहीं है। आयोवा में ट्रंप को कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। दरअसल वहाँ चर्चा इस बात की थी कि दूसरे नंबर पर कौन आएगा, और आखिर में डिसेंटिस ने दूसरा स्थान हासिल किया। लेकिन डिसेंटिस के लिए ये कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी वे दूसरे स्थान पर ही रह पाए, भले ही उन्होंने निकी हेली को पीछे छोड़ दिया हो। आयोवा का नतीजा और डिसेंटिस के उस बयान से कि वो अपनी कोशिश जारी रखेंगे ये तय नहीं होगा कि वाकई वहाँ ट्रंप को सीधी टक्कर देने वाले बनेंगे। दूसरे नतीजों ने ट्रंप की जीत को, चांस को और पुख्ताई किया। ट्रंप की फूट डालो और जीत हासिल करो वाली रणनीति कारगर साबित होती दिख रही है। रिपब्लिकन पार्टी की दावेदारी के एक उम्मीदवार विवेक रामास्वामी दौर से पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि वे अब ट्रंप का समर्थन करेंगे। भारतीय मूल के रामास्वामी को आयोवा में महज 8% वोट ही मिले, लेकिन ट्रंप को उनका समर्थन पूर्व राष्ट्रपति की न्यू हैम्पशायर में खासी मदद कर सकता है। आयोवा के नतीजों के बाद पूर्व राष्ट्रपति अब राष्ट्रपति बाइडेन पर अपने हमले जारी रख सकते हैं। सोमवार को जीत के बाद दिए भाषण में भी ट्रंप ने बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। उधर बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप के आक्रामक अंदाज को अच्छी बात मान रही है। उन्हें लगता है कि ट्रंप में कई खामियां हैं जिनकी वजह से उनकी पार्टी का ही पक्ष मजबूत होगा। आयोवा में मिली जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप के अभियान को निश्चित तौर पर एक गति मिलेगी। जब तक मतदान डालने की बारी आएगी तब तक ट्रंप को उम्मीद है कि वो एक ताकतवर उम्मीदवार के तौर पर उभर चुके होंगे। और ये थी आपके पास करंट पल्स रेडियो यानी कि आज की न्यूज़ ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।